नमस्ते। आज का जो पॉडकास्ट है ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं हिंग्लिश में रिकॉर्ड करूँगी और ये इंस्पिरेशन मुझे आया है मेरे दूसरे एक्सपीरियंस से, जो 10 दिन का विपश्यना का कोर्स मैंने किया इसमें। क्योंकि गौतम बुद्ध जब विपश्यना सिखाते थे तो गौतम बुद्ध ये सब संस्कृत में नहीं सिखाते थे। गौतम बुद्ध उस भाषा में सिखाते थे जो भाषा सबकी थी, पाली। और मुझे भी पता चला कि यूट्यूब पर 56% लोग हिंदी में सुनते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मुझे मेरी बात भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट इंग्लिश में, बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपको किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए विपश्यना के 10 दिवसीय कोर्स को लेकर। जी हाँ, जो 10 डेज़ का विपश्यना का कोर्स है, बहुत सारे लोग जाते हैं, करके आते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ने मुझे बोला है पास्ट में कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं और ज़्यादा रेस्टलेस हो गई, है ना? और इवन दो कि सबको पता है कि बहुत ही पावरफुल कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात नहीं की गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि ये मेरा दूसरा प्रयास था, दूसरा कोर्स मैंने ख़त्म किया 10 दिन का, तो इस बीच में मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ आई जो आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विपश्यना है क्या, ठीक है? तो विपश्यना एक मेडिटेशन प्रोग्राम है। ये जो मेडिटेशन है, ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन गौतम बुद्ध ने निकाला था। ऑब्वियसली इसके पहले बहुत सारी चीज़ें पहले से आ रही थी। बहुत सारे लोग एनलाइटनमेंट की तरफ जाना चाहते थे, लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो किया उसका एक टेक्नीक बनाया, एक जिसको बोलते हैं सीक्वेंस में चीज़ों को रखा कि ये करने से आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो सारे सचमुच निकल पाएंगे। तो इसका टेक्निक का अल्टीमेट वो क्या होता है? सबसे पहले आपका एक फाउंडेशन होता है, शिला। ठीक है, कि ये 5 चीज़ें आप नहीं करेंगे। जैसे उन 10 दिनों में होता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट नहीं होगा। देयर आर 5 थिंग्स, 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी होती उस 10 दिनों में। और उसके अलावा भी हम लोग पहले सबसे पहले शुरू करते हैं आना-पाना मेडिटेशन से। आना-पाना जो प्रक्रिया है, इसमें हम अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। इसमें कोई तरीके से कोई प्राणायाम नहीं है कि आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है, नहीं। जैसे नेचुरली जैसे हो रहा है उसको वैसे ही देखना है, उसको वैसे ही ऑब्जर्व करना है, विदाउट जजमेंट। ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद आप उस सेंसेशन, उस संवेदना को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उसको आप देखना शुरू करते हैं जो आपके इस एरिया में, ये जो ट्राइंगल एरिया है वहां पर होती है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इसमें आपको कैसी फीलिंग आ रही है? किस तरफ से सांस जा रही है? कभी दोनों ही नॉस्ट्रल से निकलती है, नासिकाओं से निकलती है, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से। ये सारी चीज़ें वॉच ओवर करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। ये 3 साढ़े 3 दिन तक चलता है और उसके बाद आप अपने पूरे शरीर के संवेदनाओं को यू नो देखना शुरू करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो वो बोलते हैं कि समता बनाए रखें, ठीक है? और साथ में आप अलर्ट भी रहें, समता बनाए रखें, इक्वानिमिटी जिसके बारे में बात करते हैं कि राग और द्वेष जैसे जो इमोशंस हैं वो जागने नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छी अच्छे सेंसेशंस आ रहे हैं, अच्छी संवेदनाएं हो रही हैं, तो आप बहुत ही खुश हो गए, वाओ ये कितना अच्छा है। और कहीं पर दर्द है या पेन है या इचिंग हो रही है और आप सोचो हे भगवान ये क्यों हो रहा है। तो आपको जजमेंट नहीं देनी है, आपको बैलेंस बना के रखना है अपने इमोशंस में कि ना मैं ज़्यादा खुश होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, या ना मैं ज़्यादा दुखी होने वाली हूँ या होने वाला हूँ। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है, मेंटेन करके आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया है। और उसके बाद जो आखिरी दिन होता है, आपको मैत्री भावना सिखाई जाती है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जितनी भी अच्छे, मतलब मेरे अंदर जितनी अच्छी संवेदनाएं हैं, मेरे अंदर जितने मेरे पुण्य हैं, जो मेरी खुशियां हैं, मैं वो सबके साथ बांटना चाहती हूँ। और बांटना चाहती हूँ सबके साथ, मतलब वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो दिख रहे हों, जो ना दिख रहे हों, अक्रॉस स्पीशीज, मैं सबके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं सबको माफ़ करती हूँ। तो ये 10 दिन में एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ कोर्स है। अब इसमें मैं सावधानी की क्यों बात कर रही थी, इस पर भी आते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि विपश्यना जो चीज़ है, अगर आप देखिए, एक अगर आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, ठीक है,
और वहाँ पर आप जाके देखते हैं कि कैसे सब्जियां काटी जा रही हैं, ठीक है। तो जब आप वो देखने जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा चाकू होता है जो खट 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 जल्दी जल्दी वो काटता है। वो सारी सब्जियां वो काटता है, पर मटन चिकन वो सब भी काटता है उससे। तो वो कितना शार्प होता है, कितना पावरफुल होता है। लेकिन अगर वही चाकू आप किसी बच्चे के हाथ में दे दें तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं। विपश्यना भी उसी तरह का बहुत ही ज़्यादा सुपर पावरफुल टेक्निक है, और इसको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर आप वैसे किस्म के हैं जो चलो 10 दिन कर लेते हैं फिर भूल जाएंगे, फिर अगले साल फिर से आ जाएंगे, अगर आप ऐसे किस्म के मेडिटेटर हैं, अगर आप इस तरह के मंशा से जाना चाहते हैं कि मैं आगे तो करने वाली हूँ नहीं या करने वाला हूँ नहीं, अगले साल फिर एक बार 10 दिन का कोर्स मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो सावधान। क्योंकि ऐसी सोच या ऐसा प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो विपश्यना के बारे में मैंने ये देखी वो ये है कि वो आपके अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करता है ना। अचेतन मन, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, जब भी बात करती हूँ हीलिंग की, मैंने बहुत मल्टीपल मोडालिटीज़ किया हुआ है। मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं एडवांस्ड एंजल हीलर हूँ, मैं एडवांस्ड होपनोपोनो हीलर हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, मैंने टैरो किया है, बहुत कुछ किया है जिसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत लोगों को हेल्प किया है, बहुत सारे हीलर्स बनाए हैं मैंने। और इन सब चीज़ों के बाद जब मैं बात करती हूँ, मैंने बुक्स लिखे, मैंने टेडेक्स पे बोला, मैंने पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प किया, स्पिरिचुअली अपने चक्रास कैसे खोलने हैं इसमें हेल्प किया बहुत लोगों को, बहुत औरतों को, बहुत बच्चों को। इसके बाद जब मैं विपश्यना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे को ये समझ में आया कि ये एक लौती इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जो सच में आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँच के वहाँ से कर्मों की सफाई कर सके। मुझे अपने काफ़ी सारे जन्म याद हैं। तो जब इस बार मैं दूसरे बार विपश्यना में बैठी, मुझे ये समझ में आया, एक एनालिसिस होकर आया, मुझे ये समझ में आया विपश्यना के बारे में कि अगर मैं विपश्यना शुरू से कर रही होती तो इतना ज़्यादा सफरिंग मेरे ज़िंदगी में, मतलब इतने सारे जीवनों में नहीं होता। क्योंकि हम लोग अनअवेयर हैं, हम लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमारी क्या गलती है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिएक्शन। आप जब गुस्सा करते हो, कोई भी नेगेटिव तरीके से भी आप करते हो या पॉजिटिव तरीके से भी करते हो, जब आप पॉजिटिव करते हो तो उसको जैसे बोलते हैं क्रेविंग, राग, तो आप उसको दूर भेज रहे हो। और जब आप अवर्जन करते हो, आप उसको हेट करते हो या द्वेष उसके लिए डेवलप करते हो, तो आप उसको पास बुला रहे हो, उस सेंसेशन को। सारा गेम ही सेंसेशंस का है एक्चुअली। आप जब गुस्सा करते हैं, आप देखना कभी अपने सांसों पर ध्यान देना, कैसे तेज़ हो जाती है सांस, है ना। बहुत तेज़ हो जाएगी और गुस्सा भी हो जाएगा। और अगर आप उस समय अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि बॉडी बिल्कुल ही अलग सेंसेशंस में है, वर्सेस जब आप एकदम शांत मन से बैठे हों। तो यही गौतम बुद्ध ने मतलब ये रियलाइज़ किया, ये एनालाइज किया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगे इक्वानिमिटी के साथ, अलर्टनेस के साथ, समता भाव के साथ, सचेतन मतलब एकदम कॉन्शियस हो जाए इस चीज़ को लेकर, तो हमारे कर्म कट सकते हैं। कर्म कट सकते हैं इन द सेंस कि आप बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं आप उसको फोरगो कर सकते हो। अब पास्ट लाइफ जाके तो मैंने बहुत सारा देखा, रिग्रेशन में भी मुझे डीप से डीप मेडिटेशंस में मेरे बहुत सारे पास्ट लाइफ्स खुले। इनफैक्ट पिछले बार जब मैंने पहले बार विपश्यना किया था उसमें भी एक मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पास्ट लाइफ खुला था। मैंने जब देखा था मुझे 3-4 महीने लग गए उससे निकलने के लिए। बट ये सारा जो डेटा मेरे पास था, ये सारी जो स्टोरीज मेरे पास थी कि ये चीज़ें हुई हैं मेरे पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मुझे ये सब काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे ये समझ में आया सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, हमें सजग होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग इनसेंस में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग अपने आगे की ज़िंदगी शेप करते जाते हैं फिर नेगेटिविटी की तरफ। अगर आप विपश्यना करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसमें खतरा ये है कि आप 10 दिन जब ये विपश्यना का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, 10.5 घंटे आपको मेडिटेशन करवाया जाता है और 1.5 घंटे का एक डिस्कोर्स होता है, प्रवचन होता है मिस्टर एस एन गोयनका के द्वारा। वो प्रवचन बहुत ही, सच में बहुत सुंदर प्रवचन होता है, मुझे बहुत पसंद आया। और जो टेक्निक है बहुत ही मुश्किल है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन 10.5 घंटे अगर आपको बैठना पड़े तो आप समझ जाओ कि आपको हाथ पैर में कितना दर्द होगा। उससे भी ज़्यादा आप बोर हो जाओगे, ये क्या रख के आ रहे हैं हम लोग इतने घंटे घंटे।
इसीलिए काफ़ी लोग भागना भी चाहते हैं। और वीडियो के एंड में मैं ये भी डिस्कस करूँगी आपके साथ कि क्या ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं कि आप 10 दिन ख़त्म कर सको। तो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें खतरा ये है कि जब आप 10 दिन के लिए बैठते हैं, आपको लग रहा है कि आप चुपचाप से शांत बैठ के बोर हो रहे हैं, लेकिन जब आप अपने सेंसेशंस ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स निकलते हैं। इट्स लाइक अ सर्जरी। एक्चुअली प्रोग्राम में बोलते भी हैं कि इसको आप एक ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो अंदर के बहुत सारी जो मतलब प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आपने क्रिएट किया अपने लाइफ में, जितने नेगेटिविटीज़ है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो बाहर निकलती हैं। इसीलिए मना भी करते हैं कि आप दूसरे को टच मत करिए, आखिरी दिन भी टच मत करिए। और जब ये ऊर्जाएं निकलती हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आगे भी विपश्यना करें, कंटिन्यूअसली करें। उस 10 दिन के निकलने के बाद भी रोज़ 1 से 2 घंटे करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लेट्स इमेजिन कि आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेज़ आ गए, ठीक है? अब उनको सफाई करने के लिए आपने हिट डाला हर जगह पे, ठीक है? क्या होगा? वो कॉकरोचेज़ बाहर आएँगे। अब वो बाहर आएँगे तो आपको बाहर भी हिट फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सारे कॉकरोचेज़ या तो वापस चले जाएँगे वो जहाँ थे, या फिर पूरे घर में फैल जाएँगे, किचन से भी बाहर चले जाएँगे, और क्या पता मल्टीप्लाई कर जाएँ और भी बहुत सारे कॉकरोचेज़ उसकी वजह से पैदा हो जाएँ। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? परेशानी घट नहीं रही, परेशानी बढ़ रही है। तो जब आप एक बार सफाई जब शुरू करते हैं, आप दिवाली की सफाई आप शुरू करते हो तो आप क्या करते हैं? दिवाली की सफाई हम लोग करते हैं, मान लो सुबह से शाम हो गया, ठीक है? अब वो शाम के बाद आप पहले झाड़ू पोछा लगा के वो सारा कचरा हटाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि बस कचरा निकाल के रख दिया कि चलो साफ हो गया वहाँ से। वो कचरा हटाना पड़ता है, तभी आप सजा सकते हो अपने घर को। तो सबसे बड़ी जो सावधानी की चीज़ ये है कि आपको ये कंटिन्यूअस करना है, वरना आपकी ज़िंदगी परेशानियों में जा सकती है। और ये मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने विपश्यना किया था और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब मैंने 10वें दिन बात किया, तो उनका भी सिमिलर एक्सपीरियंस था कि उन्होंने किया 10 दिन का बड़े सीरियसली, उसके बाद वो नहीं कर पाए। मैंने किया 2 साल पहले, और मेरा एक बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पास्ट लाइफ खुल गया। जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4 महीने लग गए मुझे उसको डील करने में। लेकिन अब उसके 3 लेवल्स हैं विपश्यना के, तो मैं आनापाना मेडिटेशन पर ही रह गई पिछले 2 साल में, क्योंकि मेरे पास और भी मोडालिटीज़ थे फ्रैंकली। भले ही इस बार मैंने समझ लिया कि ये एक टेक्नीक है जिसको मैं नहीं छोड़ूँगी एक भी दिन। भले ही मेरा पूजा करना छूट जाए, भले ही मेरा रेकी छूट जाए या मेरा एंजल हीलिंग छूट जाए, लेकिन मैं विपश्यना रोज़ करना नहीं छोड़ूँगी। क्योंकि ये वो टेक्नीक है जो बहुत पावरफुल है, जिसके रिज़ल्ट्स आएँगे ही आएँगे। गौतम बुद्ध ने बताया था कि हम जिस मनोस्थिति में मरते हैं, द काइंड ऑफ मेंटल पैटर्न, और द जिसको बोलते हैं कि मेंटल स्टेट में जब आप मरते हैं, वही दिमाग लेकर, वही मन लेकर आप अगला जन्म भी लेते हैं। उसके बेसिस पर, उस वाइब्रेशन के बेसिस पे आपको दूसरा जन्म मिलता है। तो अगर आप मरते समय, अगर मान लीजिए आपने सुसाइड किया था, तो क्या मेंटल स्टेट होगा आपका? अगली ज़िंदगी आपको वैसी नरक जैसी मिलेगी? बहुत ज़रूरी है कि आप मरते समय खुश रहें। आई नो हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़ काफ़ी हद तक, लेकिन जो विपश्यना करना शुरू करते हैं वो ये समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है जो हम ये इसको आगे बढ़ के हासिल नहीं कर रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे कि हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात ये समझने की चीज़ है कि अगर आप ये सफाई जारी रखना चाहते हैं, अगर आप ये नहीं चाहते कि सफाई जो हुई है वो फिर से और ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट करे, तो आपको ये रोज़ करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पता चला कि मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं छोड़ नहीं पाई, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे, तो मेरे को लगा कि अब ये पैसे कहाँ से आएँगे, और मैं वैसे मेरा बिज़नेस भी चल रहा था उस समय। बट अचानक से ऐसा स्टेट आया, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाई जो बोलते हैं एक्शन लेना होता है, कि अब ये अगर इस तरह का प्रॉब्लमैटिक चीज़ है आपके लाइफ में, तो आपको एक्शन भी लेना है। जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि अगर आप अब्यूज़िव कनेक्शन हटाना चाहते हो ज़िंदगी से, तो उसको हटाओ, सफाई को करो। अब मान लो कि आपके दिवाली की सफाई में बहुत गंदगी निकल गई, और आप यही सोचते रह जाओगे कि इसको मैं हटाऊँ कि ना हटाऊँ, तो घर तो गंदा ही रह गया ना। इनफैक्ट वो जो गंदगी आपने निकाली वो और सड़ के और ज़्यादा बदबू लेकर आ सकती है। तो ये है सबसे बड़ी सावधानी की चीज़, कि अगर आप ऐसे मेंटल स्टेट में हो कि आप जो बस जाके करके आने वाले हो, और आपको लग रहा है कि ये एक ऑपरेशन करा लिया मैंने और अब अगले साल देखा जाएगा, या 2 साल बाद या 10 साल बाद, फिर आप मत ही जाओ। आपके लिए वही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया तो सफाई नहीं होगी, और इनफैक्ट वो गंदगी और ऊपर आके आपके लाइफ में वो पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। लेट्स इमेजिन कि आपको इस बात का बहुत डर है कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं,
मेरे मुझे जितने पैसे कमाने चाहिए तो मैं नहीं कमा रही या कमा रहा, ये परेशानी आपकी बाहर निकली और फिर आपने विपश्यना करना बंद कर दिया, क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में आप और ज़्यादा बैंकरप्सी मैनिफेस्ट करोगे, पैसे की और ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि अब तो वो ऊपर आ चुका है, ये प्रॉब्लम अब वो ऊपर मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। अनकॉन्शियस पैटर्न ये होता है कि इस सोच के बेसिस पर मेरी ज़िंदगी चल रही है, और वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इतने सारे इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए, मैंने इतने सारे हीलिंग मोडालिटीज़ ट्राई किए हैं, दिए हैं, बट ये सारे मोडालिटीज़ या तो कॉन्शियस माइंड तक रहते हैं या सब कॉन्शियस माइंड तक रहते हैं। वो अनकॉन्शियस माइंड के लेयर तक नहीं पहुंचते हैं, और विपश्यना वहाँ तक पहुंचती है। और इसका इतना पावरफुल इफेक्ट मैंने इस चीज़ में देखा कि मेरा जो बहुत सारे एक दो जो डर थे मेरे, वो ऊपर आ गए, और पिछले 2 साल में वो डर मेरे आँख के सामने आ गए। खास करके मुझे इस बात का बहुत डर था कि मैं हेल्थ वाइज डाउन नहीं होना चाहिए चाहती, मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ बहुत डाउन हो गया मेरा 1.5 साल में। हाँ, मैंने रेकी करके इस चीज़ को उभारने की कोशिश की, मैंने एंजल हीलिंग किया, मैंने सुदर्शन क्रिया भी किया, बट जो मैं समझ पाई कि विपश्यना को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। विपश्यना में आपको ऐसा नहीं, जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, दिया बहुत लोगों को, मुझे दिखा भी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी, बहुत सारे डीप मेडिटेशंस में दिखा। तो हाँ, मेरी सोल क्रिएटिव है, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक स्पीकर भी हूँ, तो मेरी सोल मुझे बहुत सारी बातें बता के चलना चाहती है आगे, ताकि मैं समझ के आगे बढ़ूँ। लेकिन इसको इतनी समझने की ज़रूरत है ही नहीं। आप सफाई करते जाओ, आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें होती जाएंगी। मेनली ये बात है। तो सावधानी इस बात की है कि आप या तो जाएं तो उसको आगे कंटिन्यू करें, अगर नहीं करने वाले तो मत जाएं, अपने आप को उस लायक बनाएं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी संवारना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपका अगला जन्म भी अच्छा हो? अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आपको जाना ही चाहिए विपश्यना में। अगर मैं विपश्यना को दूसरे मोडालिटी से कंपेयर करूं, तो ये कुछ वैसा होगा कि जैसे मैंने मेरा पिछले साल पैर टूट गया, ठीक है? तो मैं घर में बैठी हुई थी, बेड पर बैठी हुई थी, बाकी सारे काम सब लोग बाकी लोग कर रहे हैं, और मैं बैठी हुई हूँ। तो उस बीच मैंने अपना रेकी शुरू किया वापस। रेकी बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन रेकी वो टेक्निक, इनफैक्ट रेकी वो टेक्निक भी है जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देती है। तो मुझे मेरे मेंटोर ने ये बोला था कि आप, क्योंकि मेरी शनि महादशा चल रही है 4-5 सालों से, तो मुझे बोला कि आप रेकी करते रहो, महादशा का कोई वो फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। और सीरियसली मैंने जब शुरू के 2-3 साल में रेकी मैं करती रहती थी रेगुलरली, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। प्रॉब्लम्स उसी समय हुए जब मैंने रेकी नहीं किया। बट फ़र्क ये है रेकी में, एडवांस एंजल हीलिंग में या बाकी मोडालिटीज़ में वर्सेस विपश्यना में, कि रेकी जब आप करते हो तो बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? लेकिन वो सब कॉन्शियस लेवल तक होता है, अनकॉन्शियस तक तो वो भी नहीं जाता। दूसरा, जब आप रेकी नहीं करते हो तो कोई घाटा नहीं होता। रेकी एक पावर जैसा, एक मल्टीविटामिन्स जैसा है। लेकिन विपश्यना है वो आपकी सफाई कर रहा है। एक जो बहुत सावधानी की चीज़ है, जो मैंने एक दो औरतों से सुना, उन लोगों ने कितनी बड़ी गड़बड़ी कर दी अपने 10 डेज़ के प्रोसेस में। वो जब बोलते हैं कि आप कोई और चीज़ मत करना अभी इन 10 दिनों में, कोई और मोडालिटी या नाम जप या ये सब मत करना, तो ये बात सीरियसली लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सावधानी की चीज़ है, बी वेरी वेरी कॉशियस। तो वन ऑफ दीज लेडीज़, उस इन्होंने कर लिया रेकी। पैर में दर्द होता था, रेकी दिया, पैर का दर्द ठीक। ये वैसी वाली बात हो गई कि जैसे आपने कुछ जंक खाया, बहुत ही कचड़ा जैसा कुछ वैसे खाया, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। अब फूड पॉइजनिंग हो गई तो सबसे अच्छा चीज़ क्या रहेगा कि वो उल्टी में सब निकल जाए, है ना? लेकिन आप उल्टी होने नहीं दे रहे हैं, आप दवाई खा के उसको चाह रहे हैं कि वो अंदर ही रह जाए। ये वैसी वाली चीज़ है कि आप 10 दिन में कुछ और टेक्निक करके अपना दर्द दूर करो। मेरे पास भी ये टेक्निक था। इनफैक्ट मेरी रूममेट जो थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ऑटोमेटिकली मेरे हाथों से रेकी निकल कर जाती रही, पूरा वार्म सेंसेशन हो गया, एंड मैंने रिक्वेस्ट किया रेकी से कि आप प्लीज़ मुझे मत अभी, मतलब मुझे मेरा कल्याण करने मत आना, क्योंकि मैं इस टेक्निक को देखना चाहती हूँ अभी। तो रेकी अंडरस्टूड दैट, लेकिन रेकी मेरे हाथ से निकलेगी क्योंकि मैं रेकी मास्टर हूँ। तो आसपास मेरे जिसको भी ज़रूरत है वो मेरे हाथ से बिना बिना मुझसे पूछे निकल जाएगी, बिकॉज आई एम अ चैनल। लेकिन आपको कोई और टेक्निक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपश्यना जब 10 दिन आप 10.5 घंटे कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और आपको ज़रूर चाहिए कि आप इसको पूरा टाइम दो। तो ये भी एक सावधानी की चीज़ है। फिर जो तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है, कि ऐसा आप कभी भी प्लानिंग मत करना विपश्यना के बाद कि आज विपश्यना ख़त्म हुआ है, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ।
जैसे मेरा स्कूल जो है ऑब्वियसली 30th 31st ऐसे करके खुलेगा, तो मैंने ये प्रोग्राम ख़त्म कर लिया 12 तारीख तक। उसके बाद मैं कम से कम 4-5 दिन अकेले रहूँगी, शांति से रहूँगी एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद ही नॉर्मल लाइफ में मैं आ पाऊँगी। आज भी मैं कैसे आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मुझे बहुत 1-2 घंटे से अपने आप को मनाना पड़ रहा था कि लेट्स जल्दी से पॉइंट्स लिख कर ये वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि मेरा कल तक का वीडियो शेड्यूल्ड था। तो नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम लगता है और आपको अपने आप को उतना टाइम देना ही चाहिए। अपने आप को रोबोट के जैसा प्लीज़ मत ट्रीट करिए। इतना टाइम लेके चलें कि विपश्यना करने के 4-5 दिन बाद ही आपको रेगुलर लाइफ में जाने की ज़रूरत पड़े। दूसरी सावधानी की चीज़ जो ये है वो ये है कि अगर आपको रूम शेयरिंग में मिलता है, तो ये तो जैसे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में ये भी बोलने वाली हूँ कि कोशिश करें कि आपको सिंगल रूम मिले। सिंगल रूम वर्सेस शेयरिंग रूम में फ़र्क ये है, दोनों के ही डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस दोनों हैं। तो शेयरिंग में जब रूम मिलता है ना, तो बहुत बार आप अपने आप में नहीं रह पाते, इन द सेंस कि कुछ लोगों की तो बात हो जाती है। और अब जैसे मेरी रूममेट की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं कैसे ना बात करूँ, मैं कैसे उसको दवाई ना दूँ। या फिर मान लो कि पानी आना बंद हो गया, अब वॉशरूम में फ्लश नहीं हुआ है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। या सुबह में हम दोनों को ही उठना है 4:30 बजे जाने के लिए, तो अब उसके लिए बाथरूम का टाइमिंग तो फिक्स करना पड़ेगा ना, कि मैं 3:30 बजे उठ के मैं अपना काम कर लेती हूँ, आप 4 बजे उठ के करो। तो ये एक प्रॉब्लम होता है शेयरिंग में आपको। या तो आप एक दिन जब पहले पहुँच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में रखें, क्योंकि मैंने तो पॉइंट्स में रखा था। फिर भी बेस्ट यही रहता है कि आप अकेले रूम में रहें। अगर आपको डर भी लग रहा है रूम में, उस चीज़ को आप फेस करिए, क्योंकि विपश्यना ये 15 मिनट करने वाली चीज़ है नहीं। जब आप 10 दिन के लिए गए हैं, तो 10 दिन अपने आप को सरेंडर करके नतमस्तक होके आप इस चीज़ को करें, तभी कुछ बदलाव आएगा। वरना कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े चीज़ को टेक ओवर करने की। तो शेयरिंग केस में ये सब इश्यूज़ हो सकते हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ। और पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, पानी खूब पिएँ। आपको पता होगा कि खाना बहुत अच्छे से नहीं मिलता है, इन द सेंस कि खाना कम ही मिलता है और एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ी। मुझे बहुत क्योंकि 4:30 बजे से मेडिटेशन शुरू हो जाता है, तो 6:30 बजे एक्चुअली आपको ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, 11 बजे खाना मिलता है, उसके बाद डिनर नहीं मिलता है, 5 बजे चाय मिलती है। चाय और भेल और एक फ्रूट, ठीक है? तो और वो भी आप जब सेकंड टाइम जाते हो, जैसे मैं सेकंड टाइम गई थी, तो आपको शाम में चाय भी नहीं मिलेगी, आपको नींबू पानी मिलेगी। खैर मैं तो नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे बहुत वीकनेस होने लग गया। बट ये बहुत ज़रूरी है कि इसके अलावा आप कम से कम 5-6 लीटर पानी पिएँ, क्योंकि बहुत सारी यू नो अंदर से टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं। उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है कि वो फ्लश आउट होता रहे। तो भले ही मुझे कुछ लोग पागल समझ रहे थे कि जैसे ही 5 मिनट का ही ब्रेक मिलता था, मैं भाग के अपने रूम जाती थी और आई वुड यूज़ द वॉशरूम। मैं पानी पीती थी खूब। और आई थिंक इसकी वजह से मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई। हर अगले बंदे की तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरी एक भी दिन तक टचवुड तबीयत नहीं ख़राब हुई। भले ही मेरी तबीयत बाहर निकलने के 2 दिन बाद हुई, क्योंकि नॉर्मल खाना खाने की आदत नहीं रह गई थी। पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। खाने से रिलेटेड एक और सावधानी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप खाना ढंग से ही खाएँ। मतलब बहुत एक्स्ट्रा ये मत सोचें कि अब रात में खाना ही नहीं मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं अभी। इससे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि आपको अनपच, इंडाइजेशन टाइप कुछ हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आप मेडिटेट तो कर नहीं पाएँगे। बहुत ज़्यादा खाना खा के आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। वो लोग वहाँ पर बोलते भी हैं कि आप 80% ही खाना खाओ। तो क्या, मैं 80-90% तक खाना खाती थी, ताकि मेरा पेट उस समय तो भरा रहे। और एक्चुअली हमारी शक्तियाँ जाती हैं, अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें, डिवाइस में जा रही है शक्ति, बात कर रहे हैं, इसमें बहुत शक्ति जाती है। ये मुझे 10th डे रियलाइज़ हुआ। तो आप जो बस मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इतने खाने की। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि फालतू का एक्स्ट्रा खा के ना बैठें, ताकि आपका मेडिटेशन ना बर्बाद हो। फिर एक और चीज़ जो मैंने देखी, जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, कि जब आपको बोला गया है कि एक दूसरे से बात नहीं करना है, तो मत करें। और इनफैक्ट एक दूसरे को देखे भी नहीं। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। नो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन ना करें, ठीक है? और एक और जो मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि कपड़े एकदम सादे और एकदम कंफर्टेबल, ढीले-ढाले कपड़े आप लेकर जाएँ। कुछ लोगों को मैं देखा कि बड़ा बहुत ट्रेंडी टाइप का कपड़ा लेकर आए थे। कुछ ऐसी भी लेडीज़ थी जिन्होंने साड़ी-वाड़ी और गले में ऐसे मंगलसूत्र और बहुत कुछ ऐसे। ये सब वैसे भी अलाउड कम ही होता है, क्योंकि आप स्टोन्स और ये सब ज़्यादा कुछ नहीं पहन सकते।
ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी वहाँ ले जाना मना है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ऐसे मैं तो इनफैक्ट मैंने हाथ-वाथ से सब कुछ निकाल दिया था, कान में कुछ नहीं पहना था और परफ्यूम भी लगाना मना होता है, तो परफ्यूम भी हटा दें। कपड़े में सिंपल टी-शर्ट, पैंट लेकर के गई थी, उसी को बार-बार वॉश करके पहन रही थी। मुझे कोई फैशन ट्रेंड नहीं फॉलो करना था वहाँ पर, घंटा मेरे को कोई देखने आ रहा था। इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें क्योंकि आपकी बॉडी के कम्फ़र्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और आपका बॉडी कंफर्टेबल होगा तभी आपका माइंड भी कंफर्टेबल होगा। कपड़े जैसे अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो कॉटन ही लेकर जाएँ क्योंकि उसमें एक चीज़ ऐसी होती है शून्यकार। शून्यकार आई थिंक शायद वो केव के हिसाब से बनाया गया है। छोटे-छोटे रूम्स होते हैं एकदम, अंधेरे रूम्स जिसमें कहीं पंखा नहीं होता है और दरवाज़ा बंद करके आपको बैठना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनें, नहीं तो गर्मी में आप पागल हो जाएँगे। और जिसको बोलते हैं कि शेयरिंग वाली बात तो मैंने बोल ही दी, लेकिन इसमें एक और चीज़ अटैच मैं ये करना चाहती हूँ सावधानी में। कोशिश करें कि आप जहाँ जा रहे हैं कोशिश करें, ऑब्वियसली मैं कोशिश ही बोल सकती हूँ, अकेले जाएँ। अकेले इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सीरियस हों, आपके साथ जो गया वो बहुत सीरियस ना हो। अब जैसे एक लेडी आई थी, वो उनकी मम्मी भी आई थी। अब मम्मी तो मम्मी है, वो उस समय भी उनकी मम्मी को लग रहा था कि भली बेटी दूसरे रूम में है, लेकिन मुझे जाके चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये वाली चीज़ ज़रूर होती है कि आपको अकेले जाना चाहिए ताकि यू नो आप अच्छे से कर सकें ये काम। अब मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती हूँ कि कैसे आप 10 दिन का विपश्यना पूरा कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जिसको बोलते हैं कि अपना बेस्ट दे सकते हैं इसे पूरा करने में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी अगर आप ये आपका पहला या दूसरा विपश्यना होने वाला है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोशिश करें कि ऐसी जगह विपश्यना बुक करें, जो आपके घर से बहुत दूर हो, आपके शहर में ना हो। मैंने पहला विपश्यना मैं लुधियाना में थी और मैंने बुक किया था बोधगया में। इस बार भी मैंने बोधगया में ही बुक किया। इवन दो कि मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैंने वो बोधगया बुक किया। इवन दो कि मेरे घर से 1 घंटे दूरी तो था एक सेंटर। मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि इस बार भी मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि मैं पूरा कर पाऊँगी कि नहीं, जबकि मैंने दोनों बार ही बहुत ही सीरियसली किया और दाएँ-बाएँ कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप घर से दूर बुक करते हो, आपको टिकट बुक करके जाना पड़ रहा है, टिकट बुक करके आना पड़ रहा है, तो क्या है ना कि आपको सबसे पहले लगेगा कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से निकलूँ और ओला करके घर पहुँच जाऊँ। अगर ये कम्फ़र्ट आपके पास रहेगा ना, तो आपको हर दिन यही लगेगा कि चलो यार निकलता हूँ मैं या निकलती हूँ मैं और ओला करके भाग जाओ घर। या फिर कॉल करती हूँ अपने पापा को, वो आके ले जाएंगे मेरे को। जब ये टिकट वाला प्रॉब्लम होता है ना कि निकल के सोचना पड़ेगा यार क्या ये हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम रखिए अपने लिए, ताकि ये 10 दिन का विपश्यना आपको इंस्पिरेशन ना मिले ना सही, लेकिन आप परेशानी की वजह से इसको पूरा करने के बारे में सोचें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, गो अलोन। ये तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि कोशिश करें कि आप अकेले जाएं ताकि दूसरा कोई भी इंसान आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके। तीसरा कि अगर हो सके आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करें कि मुझे सिंगल रूम चाहिए। अब सिंगल रूम के साथ मैं आपको ये भी पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर भी दे दूं कि सिंगल रूम में रहने वाले लोगों को डर भी लगता है क्योंकि विपश्यना के समय सारे डर सब कुछ बाहर आ रहे होते हैं। और मेरा पहले बार जो हुआ था तो मेरा सिंगल रूम ही था, मैं बहुत डर से मैंने डील किया है, इतना डील किया कि सारे डर ही खत्म हो गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है क्योंकि जब आप अकेले कर रहे होते हो विपश्यना, जब अकेले रूम में भी वापस आ रहे हो तो आप रो सकते हो, है ना? और मैं तो ऐसी बेशर्म हूँ कि मैं अपने रूममेट के सामने भी रो ही रही थी जब मुझे रोने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन क्या होता है ना कि आप फिर बोर नहीं होते। आपको पता होता है कि यहाँ पर मैं अभी सबके बीच में बैठ के धम्मा हॉल में मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 100 लोगों के बीच में। तो अभी थोड़ी देर में वो टाइम भी आएगा जब मैं अपने रूम में जाऊँगी और मैं अपने टाइम के हिसाब से वॉशरूम जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। तो सिंगल रूम आपको ज़्यादा चांसेस देता है सोचने के कि लेट मी डू इट, मतलब ख़त्म करके ही जाएँ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला, पानी हमेशा ज़्यादा पिएँ क्योंकि बहुत बार पानी की कमी से मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स जब निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन होने का हाई चांस होता है। तो अगर आप पहले दिन से ही पानी खूब सारा पीना स्टार्ट कर दें, जैसा कि मैंने पहले बार किया था कि मैं 2 लीटर का बॉटल लेकर गई थी, 1 लीटर का बॉटल लेकर गई थी। इस बार भी मैंने यही किया था। तो उससे क्या होता है कि हमेशा पानी का स्टॉक मेरे पास रहता था जब मैं रूम में भी रहती थी। तो ये नहीं होता था कि अरे यार पानी तो है ही नहीं, अब मैं बाहर निकलूँगी ना तब भर लूँगी। तो ये जो होता है ना लेज़ीनेस, ये इससे आप बच जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके दिन और आगे निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको सावधान करना चाहूँगी जिसकी वजह से शायद आप ना कंप्लीट कर पाओ, प्लीज़ दूसरा कोई टेक्नीक इसके साथ ना स्टार्ट करें। मैं शिव जी की महाभक्त हूँ, लेकिन मैं शिव जी को
बोल के जाती हूँ कि भगवान आप मेरा ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको याद नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा। अब ऑब्वियसली बीच में याद तो आ ही जाते हैं, बट आप रेकी जानते हैं, आप एंजल हीलिंग जानते हैं, आप जो भी जानते हैं, अपने दर्द को हीलिंग से सॉल्व ना करें, क्योंकि विपश्यना का टेक्निक ही ये है कि पेन भी एक सेंसेशन है ना? दर्द भी एक संवेदना है। उसको आप देखते-देखते आपको पता चलेगा चौथे और 5वें दिन कि कैसे ये दर्द गायब हो जाता है जब आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। इक्वानिमिटी के साथ, समता भाव के साथ जब आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं अलर्ट होके, तो वो दर्द गायब हो जाता है। तो आप बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सीख सकते हैं और आप काफ़ी मतलब जब ये सब होगा ना तो आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। वर्सेस कि आपने रेकी अप्लाई कर दिया, दर्द गायब और उसके फिर लग रहा है यार रोज़ ही ये सब हो रहा है, निकल लो यहाँ से। है ना? तो दूसरे टेक्निक्स ना ट्राई करें। एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ट्रिक ये भी है कि सारे मेडिसिन्स लेकर जाएँ अपने साथ। फ़ीवर का मेडिसिन, उल्टी का मेडिसिन, मैं पूरा इतना बड़ा-सा पैक लेकर जाती हूँ। पूरे साल भर मेरे पास कोई मेडिसिन ही नहीं रहता। मैं यही रियलाइज़ की थी कि मैं बच्चों के लिए मेडिसिन्स बरकरार रखती हूँ घर में, मेरे लिए कोई मेडिसिन्स नहीं रहते। अगर भगवान ना करे मेरी तबीयत जब से ख़राब होती है, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे मँगवाऊँ मेडिसिन्स। लेकिन विपश्यना के लिए पूरी लंबी लिस्ट बना के जाती हूँ और सोच के आती हूँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेडेक, स्टमक एक, पेट खराब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और लंबी लिस्ट के सारे मेडिसिन्स लेके जाती हूँ। ताकि एक तो ये मेंटल सपोर्ट रहता है मेरे पास कि मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे पास ही मेडिसिन है, मुझे जाना नहीं पड़ेगा वहाँ। और दूसरा कि अगर सच में भगवान ना करे तबीयत खराब हो जाए तो मेरे पास मेडिसिन है। मुझे किसी और के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि सही मेडिसिन आया, नहीं आया। तो मेडिसिन्स भी बहुत हेल्प करती हैं। और यू नो एक और चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है, जो आखिरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपके फूड हैबिट्स। जाने के कुछ दिन पहले प्लीज़ जंक खाना बंद कर दें। कम से कम 1 वीक पहले। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, तो मुझे क्योंकि पता था कि ऐसा-ऐसा होता है, तो मैं 1 महीने से अपने खाने को मैंने बहुत ही वो करके रखा था, डाइट पूरे मतलब ऑब्ज़र्वेशन के साथ कर रही थी। अ, एक टाइम बस सैलेड्स खाती थी और मतलब अपना हेल्थ मेंटेन करके रख रही थी। नींद अच्छे से ले रही थी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आप उतना ना भी कर सकें, कम से कम 1 वीक पहले जंक खाना बंद कर दें। ये मत सोचिए कि कल से तो विपश्यना जा रही हूँ, तो आज पूरा पिज़्ज़ा बैठ के खा लूँ, ऐसा मत करें। क्योंकि फिर उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है एंड यू नो दैट ये जो सारे जंक फूड हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। मतलब गट में जब जाते हैं ये जंक फूड, आपको पता होगा कि गट इज़ द सेकंड ब्रेन, है ना? तो जब ये खाना जो है, जो वो पचता नहीं है, तो वो आपके माइंड को रेस्टलेस बनाता है। इसीलिए जब सात्विक फूड की बात होती है और इसीलिए जब विपश्यना में भी सात्विक फूड मिलता है, तो आप फ़ोकस अच्छा कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि 1 वीक पहले थोड़ा अपना, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम ही भूल जाएँ सब कुछ खाना, बट कोशिश करें घर का खाना खाएँ या फिर बहुत ही यू नो अ, अच्छे से सुपाच्य भोजन करें। तो ये सारे टेक्निक्स हैं, ये सारी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतने की ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे कुछ और भी सवाल विपश्यना से रिलेटेड पूछें, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। अ, विपश्यना जाते समय हमेशा लिस्ट का ख़्याल रखें, जो वो लिस्ट देते हैं वो भी, और छोटी-छोटी चीज़ें जो उसमें और आप ऐड कर सकते हैं वो भी। अलार्म क्लॉक यू नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वहाँ जाएँगे तो आपको जब तक घंटी आपकी बजाई जाएगी तब तक ऑलरेडी टाइम हो चुका होगा। है ना? तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं लिस्ट की, ज़रूर मेंटेन करके जाएँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ अरुणिमा सिन्हा। नमस्ते।